आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शुरुआत करेंगे सबसे बड़े मुद्दे में, सबसे बड़ी अपडेट के साथ। हाथरस के एसपी सस्पेंड कर दिए गए हैं। एबीपी गंगा की मुहिम का बड़ा असर, सीओ डीएसपी इंस्पेक्टर भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। कई पुलिस कर्मियों के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। बड़ी बात यह है कि पुलिस कर्मियों के नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट भी होंगे। हालांकि अभी तक धमकीबाज डीएम पर कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन ये तय है कि धमकीबाज डीएम पर भी कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। पीड़ित परिवार को धमकाने के लिए डीएम गए थे। डीएम ने मीडिया की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए थे और परिवार को धमकाते हुए डीएम साहब नजर आए थे। अब धमकीबाज डीएम पर कार्रवाई कब होगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये देखिए आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, एसपी विक्रांत वीर, जिनकी भूमिका बहुत संदिग्ध थी, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। सीओ ब्रह्मदेव सिंह, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। एसएचओ लक्ष्मण सिंह को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये वो लोग हैं जिन पर कार्रवाई की गई है, जिन पर चाबुक चला है सीएम योगी आदित्यनाथ का। लेकिन फिर वही सवाल है कि क्या ये काफी है? हाथरस केस में जो कुछ हो रहा है, अभी तक जो कुछ हुआ है, आज जो कुछ हो रहा है, क्या उसमें सिर्फ ये कार्रवाई काफी है? जो डीएम है उन पर कब कार्रवाई होगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि डीएम ने जिस तरीके से परिवार वालों को धमकाने की कोशिश की थी, जिस तरीके से उनकी भूमिका सामने आई थी, उस पर सवाल खड़े हुए थे, किरकिरी हुई थी सरकार की, प्रशासन की। लेकिन अभी तक डीएम पर कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि सूत्र ये बताते हैं कि जल्द ही डीएम पर भी कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन बड़ी खबर यह है, एसपी डीएसपी को सस्पेंड कर दिया गया है, सीओ को भी सस्पेंड कर दिया गया है, इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा को भी सस्पेंड किया गया है। यानी कुल मिलाकर एसपी समेत 7 पुलिसकर्मी हैं जिनको सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों का नार्को टेस्ट करवाया जाएगा। पीड़ित के परिवार का भी नार्को टेस्ट करवाया जाएगा। तो ये बड़ा एक्शन अब देखने को मिला है लंबे इंतजार के बाद, क्योंकि लगातार इंतजार किया जा रहा था कि जो हाथरस में लापरवाह पुलिसकर्मी हैं, जिनकी भूमिका संदिग्ध है, सवालों के घेरे में है, उन पर कब कार्रवाई होगी। और आज उन पर कार्रवाई हुई है। एबीपी गंगा लगातार इस मुहिम को चला रहा है, लगातार ये बड़ी कवरेज, सबसे बड़ी खबर पर हम आपको दिखा रहे हैं और उस मुहिम का असर हुआ है। सपा प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। अभिषेक जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जो कार्रवाई की है सरकार ने, क्या वो काफी है? बहुत धन्यवाद आपका। It is too little as is too late। एक शब्दों में ये बहुत ही कम है और बहुत देर से है। जब हम लोग लगातार कह रहे हैं, इतने दिनों से कह रहे हैं कि पुलिस ने 7 दिन एफआईआर नहीं लिखी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट धमकी दे रहा है बैठ करके, पुलिस ने इतना बदतमीजी की, जबरदस्ती लाश चला दी उस बच्चे की जब उसकी मार होती रही। और ये निर्णय क्या है, इतने लोअर लेवल के ऑफिसर्स लेते हैं सरकार। तब तो सरकार बचाती रही कि नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, सब ठीक कर रहा है, सब ठीक किया, सब ठीक किया। एसआईटी बना दी जिसमें मीडिया को नहीं घुसने दिया। तो ये सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, सिर्फ इस बात पे कि मीडिया इसको न उठाए, लोगों का ध्यान बटे, इसलिए छोटे छोटे 2-4 अफसर सस्पेंड कर दो, काम खत्म हो जाए, कुछ दिनों बाद इनको रीइंस्टेट कर देंगे। किसी इनकी जांच में कभी कुछ नहीं होता, कोई अफसर को गिल्टी नहीं पाया जाता। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टीवी पर धमकी दे रहा है, जिसका वायरल हो रहा है मीडिया क्लिप, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस क्यों नहीं सस्पेंड हुआ इस पर? ये बहुत लेट है और इससे बिल्कुल अब उत्तर प्रदेश इससे फुसलाने में आने वाला नहीं है। गलत निर्णय है और ये बड़े लोगों को बचा रहे हैं जो उनके कहने पे काम करते हैं। सिर्फ इनको वो दे दिया, इनको चार्जशीट भी नहीं देंगे और इनको कुछ दिनों बाद सस्पेंशन वापस कर। अभिषेक मिश्रा जी, कौन वो बड़े लोग हैं जिनको सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, जिन पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है? बिल्कुल साफ है, वो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिस तरह की भाषा बोल रहे थे, वो भाषा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नहीं बोलनी चाहिए। ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंट बात कर रहा हो। कि अगर आप बताओ, कहने में मुझे शर्म आ रही है जो शब्द वो इस्तेमाल कर रहे थे कि अगर कोरोना से मौत हुई थी तो ये भी ना मिलता। आपने उसकी बच्ची की जान की, अस्मिता की और इज्जत की कीमत लगा रहे हो आप बैठ करके। ऐसी भाषा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोल रहा है। आप एसएसपी 7-7 दिन एफआईआर लिखी, क्यों नहीं एफआईआर लिखी? आपको लगता है कि एसएसपी का अपना मन नहीं रहा होगा?
कौन वो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने एसएसपी को मजबूर किया था नहीं लिखने के लिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए तो जब तक नहीं हो पा रही, जब वो उनकी कार्रवाई ईमानदारी से आपको बताओ तो जनता करेगी। 2022 में जनता उनको सजा देगी। बिल्कुल अभिषेक जी, आप कह रहे हैं यानी छोटे लोगों पर कार्रवाई कर बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। लेकिन अभिषेक जी, अब यहाँ पर नार्को टेस्ट की बात भी सरकार कर रही है कि जो मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद थे उनका भी नार्को टेस्ट करवाएंगे और जो पीड़ित परिवार है उनका भी नार्को टेस्ट कराएंगे। लगता है आपको इससे कुछ हासिल होगा? कुछ भी नहीं हासिल होगा। आपके सवाल में जवाब छुपा हुआ है, बिल्कुल नहीं हासिल होगा। नार्को टेस्ट से क्या होना है? नार्को टेस्ट किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के लिए सबमिशन आज भी सबमिशन नहीं है, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता। नार्को टेस्ट से क्या निकलना है? और सच्चाई तो पूरा परिवार रो रो करके पूरे देश को बता रहा है, सबके सामने पता है। माँ उसकी झोली फैला करके रोती रही कि मेरी बच्ची को एक बार मेरे दरवाजे जाने दो, अब मैं वहां से विदा कर दूंगी। आपको रात में 2 बजे 3 बजे लाश जलाने की ऐसी कौन सी जल्दी थी? क्या चीज छुपाना चाह रहे थे आप? और किसके कहने पे छुपा रहे थे? वो क्या एसएसपी का निर्णय था? डीएम का निर्णय था? बिल्कुल नहीं। ये लोग लखनऊ की भाषा बोल रहे हैं और ये बहुत ज्यादा अत्याचार हो गया। इस बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट धमकी दे रहे हैं। धमकी देने के अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कोई काम नहीं बचा। ये नहीं सोच सकते कि उस परिवार पे क्या बीत रही होगी जिसकी बच्ची के बारे में आप ऐसी बात कह रहे हो। किसी की जान की कीमत लगा रहे हैं, उसकी अस्मिता की कीमत लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश इनको माफ नहीं करेगा। बिल्कुल अभिषेक जी, और देखिए माफ होना भी नहीं चाहिए। एक सवाल है अभिषेक जी जो लगातार मेरे मन में भी एक महिला होने के नाते कि ऐसी घटनाओं पर रोक कब लगेगी? कब ऐसे समाज का निर्माण हम कर पाएंगे मिलकर जब ऐसे दरिंदे खुलेआम ना घूम सकें, उन्हें डर रहे कानून का? देखिए, जिस दिन सत्ता का संरक्षण बंद हो जाएगा, चाहे किसी की सत्ता हो, इसमें मैं राजनीति के अलावा, क्योंकि आपने व्यक्तिगत सवाल अपने ऊपर लेके कहा तो मैं भी व्यक्तिगत ईमानदारी से जवाब दे रहा हूँ। जब कभी भी कोई ऐसी घटना हो इसमें इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए। किसी की सत्ता, उसका सत्ता का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उस दिन ये घटनाएं बंद होगी। अभी इसी केस में अगर तुरंत अरेस्ट हुई होती, तुरंत वो आदमी फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रोसिक्यूशन होता और 1 हफ्ते में उसको अगर फांसी हो जाए तो अगली बार आदमी की रूह कांपेगी। ऐसी कोई चीज सोचने में भी करना तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है अभिषेक जी, आप बने रहिए हमारे साथ मनीष शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं, भाजपा का पक्ष जरा उनसे जान लेते हैं। स्वागत है आपका मनीष जी एबीपी गंगा पर। सर, ये जो कार्रवाई की गई है क्या ये काफी है? जो धमकीबाज डीएम है क्या उस पर कार्रवाई ना होनी चाहिए? मनीष जी सुन पा रहे हैं मुझे? मनीष जी आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल रही है। सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुन पा रहे हैं? ठीक है मनीष जी, हम टेक्निकल जो दिक्कत आ रही है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभिषेक जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। हाँ अभिषेक जी, वही मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, चूंकि देखिए आप भी सत्ता में रहे हैं, उस वक्त भी रेप की घटनाएं सामने आती थी, उस वक्त भी हम चर्चा करते थे। भाजपा की सरकार आई जिसने ये विश्वास दिलाया कि क्राइम कम होगा, लेकिन किस तरीके से क्राइम कम हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। कैसे सुरक्षित समाज का निर्माण होगा? कैसे आपसी सहयोगिता बढ़ेगी? देखिए, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि घटनाएं अगर हुई हैं, पहले भी हुई हैं, मैं मानता हूं, बिल्कुल सच कहा आपने। लेकिन आपको कभी ये नहीं देखने को मिला होगा कि किसी ऐसी घटना में किसी को संरक्षण देने की कोशिश की गई हो। डीएम को अभिषेक जी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, माफी के साथ। विनीत जायसवाल हाथरस के नए एसपी होंगे, ये बड़ा अपडेट मिल रहा है, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। विनीत जायसवाल हाथरस के नए एसपी बना दिए गए हैं। अभी कार्रवाई की गई थी एसपी समेत 7 पुलिसकर्मियों पर, और अब जो नया नाम आया है वो है विनीत जायसवाल का, जिन्हें हाथरस की कमान सौंपी गई है, जो हाथरस के नए एसपी बनाए गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि विनीत जायसवाल अपना चार्ज जब संभालते हैं तो मौके पर क्या स्थिति बनती है। पुलिस की जिस कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वो कार्यशैली सुधर पाती है, ये एक बड़ा सवाल है। तो बड़ा फेरबदल, बड़ी कार्रवाई जरूर सरकार कर रही है, लेकिन अभी भी जो बड़े अधिकारी हैं वो इस कार्रवाई से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उस डीएम जिसकी वीडियो सामने आई, जिसने पीड़ित परिवार को खुलेआम धमकाया, तमाम चैनल्स पर वो वीडियो चलाई गई, उसके बावजूद अभी तक डीएम पर कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि लगातार इस मुहिम को एबीपी गंगा चला रहा था, तो इस मुहिम का असर ये हुआ है कि जो एसपी हैं उनको हटा दिया गया है। साथ ही साथ शामली के एसपी थे विनीत जायसवाल। इससे पहले आपको बता दें शामली में उनकी तैनाती थी, लेकिन अब उन्हें हाथरस में तैनात किया गया है, यानी हाथरस का चार्ज विनीत जायसवाल को दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस के नए एसपी विनीत जायसवाल होंगे।
और लगातार हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी बने हुए हैं, इसके साथ ही साथ मनीष शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाजपा प्रवक्ता। मनीष जी, ये जो कार्रवाई हुई है हाथरस में, पहले तो देर से हुई लेकिन हुई है, क्या ये काफी है? डीएम पर कार्रवाई कब? देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार निश्चित रूप से किसी को भी बख्शती नहीं है जहां कहीं भी अगर ढिलाई प्राप्त मिलती है, और कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रहे इसके लिए ये कदम उठाया गया है। कप्तान, सीओ और प्रभारी निरीक्षक को सस्पेंड किया गया है और एसआईटी की जांच चल रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और कहीं भी ढिलाई की या लापरवाही की अगर लापरवाही प्राप्त होगी तो कार्रवाई और भी जो भी। मनीष जी, कैसी लापरवाही मनीष जी? डीएम की वीडियो हम सबने देखी है, धमका रहे हैं पीड़ित परिवार को, और कैसी लापरवाही चाहिए सर? एसआईटी की देखिए, हमको लगता है कि कुछ समय देना चाहिए। एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी गांव में मौजूद है और उसकी जांच के उपरांत और अन्य जो 7-6 मिलने के बाद निश्चित कार्रवाई होगी। कोई भी छोटे से बड़ा अधिकारी बचेगा नहीं, साथ साथ कोई अपराधी भी नहीं बचेगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी को कानून को हाथ लेने का अधिकार नहीं है। जो चारों आरोपी थे उस कांड के, वो जेल में है, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और उनको जल्द से जल्द सजा मिले, ये हमारी प्राथमिकता में है, क्योंकि आरोपी को सजा मिलना ही सबसे बड़ा दंड है और उस बेटी के लिए सबसे बड़ा इंसाफ है। ठीक है मनीष शुक्ला जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। वीरेश। मनीष जी, आपकी आवाज इतनी क्यों अटक रही है? नहीं, हम एक्चुअली लोकेशन मेरा जो है थोड़ा सा ग्रामीण इलाके में है। आप लखनऊ में आप हैं, आपको ध्यान होगा जब लोग थोड़ा बस्ती आए थे अयोध्या के पास है। नहीं मनीष जी, ये बताइए कि जो ये घटना हुई है, आप उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप जौनपुर के रहने वाले हैं, आपके जिले में भी एक उपचुनाव होना है मल्हनी में और साथ साथ 8 सीट है, तो क्या इसका असर नहीं पड़ेगा? संगठन तो बहुत चिंतित है। हमको लगता है कि अगर आपको ध्यान में संगठन चिंतित है तो उसकी रेमेडी है आज, और निश्चित रूप से हम 3.5 साल की जो हमारी उपलब्धि है, कोरोना काल में हमने जिस तरीके से बेहतर काम किया उसके आधार पर चुनाव में जाएंगे और 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी। देखिए, हाथरस के विषय में बहुत चीजें अभी कहना मर्यादा के विरुद्ध होगा, लेकिन ढेर सारे पॉलिटिकल पार्टीज के षड्यंत्र भी हैं वहाँ। ढेर सारे वीडियो, वीरेश जी आपको भी ध्यान में होगा कि ढेर सारे वीडियोस, कई तरह के वीडियोस आए हैं, कई तरह के साक्ष्य हैं और जो षड्यंत्र है वो भी सामने आएगा। हमारा पक्ष ये है कि हम बेटी को इंसाफ देना चाहते हैं, उस मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। हमारी प्राथमिकता क्रमांक 1 पे ये है, और जो राजनीतिक षड्यंत्र है और जिन लोगों ने वहाँ जाति विद्वेष की भावना फैलाने की कोशिश की, उनके ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मनीष जी, कानून व्यवस्था आपकी सरकार की प्राथमिकता है और आप उसको एजेंडे में 1 नंबर पे रखते हैं, और उपचुनाव में आप जाएंगे तो कानून व्यवस्था जिस तरीके से ध्वस्त हुई है, जिस तरीके से हाथरस की घटना हुई है, आपके जो नेता हैं, आपके लोग हैं, उपचुनाव में किस मुंह से जाएंगे जब कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त हुई है? और कानून व्यवस्था को लेकर आप सबसे ज्यादा चिढ़ाड़ कर आप लोग बोलते हैं कि ऐसी तो कानून व्यवस्था 14 साल 15 साल के जंगल राज के बाद हम लोग राम राज्य को लाए हैं, तो राम राज्य की कैसे बखान करेंगे? हाथरस की एक घटना को लेके आप इस विषय को कह रहे हैं, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट जो आई है उसमें आज स्पष्ट हो गया है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून की व्यवस्था हुई है और महिलाओं के प्रति अपराध में जो मनीष जी, एक घटना नहीं है, बीते दिनों में इतनी सारी रेप की घटनाएं सामने आई है मनीष जी, चाहे वो बुलंदशहर हो, चाहे वो बलरामपुर हो, बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसके बाद दुख होता है मनीष जी, गुस्सा भी आता है। देखिए, हम लोग जिस पार्टी के कार्यकर्ता है उसकी प्राथमिकता ये है कि महिलाओं के प्रति अपराध शून्य हो। मनीष जी, दिखता क्यों नहीं है? मनीष जी, वो प्राथमिकता दिखती क्यों नहीं है? जमीन पर दिखे तब तो यकीन करें ना सर। आपको लगता है कि अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों को देखेंगी और जनसंख्या के अनुपात में क्राइम की अगर बात करेंगी तो निश्चित रूप से आपको विदित होगा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध में कमी भी आई है।
और अगर आप कहें तो मैं बिल्कुल उस डेटा को भेज सकता हूँ। ठीक है मनीष जी, उस डेटा को लेकर हम आपकी वाहवाही करेंगे, लेकिन जो हाथरस में हुआ है उसको लेकर क्या जवाब है आपके पास, वो मुझे तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है मनीष जी, देखिए अभिषेक जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, जरा उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अभिषेक जी, मनीष शुक्ला जी कह रहे हैं कार्रवाई हुई है और आगे भी कार्रवाई होगी, हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। नहीं, और कह सकते हैं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में मनीष जी और कह सकते हैं, यही कह सकते हैं। इनके जो कार्रवाई है वो तो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। 7 दिन में एफआईआर नहीं लिख पाई है, 15 दिन में बच्ची के इलाज के लिए नहीं भेज पाए। अगर उसी रात को बच्ची को इलाज के लिए भेज दिया होता तो बच्ची की जान बच गई होती। उसके बाद उसकी जबरदस्ती अंत्येष्टि करा दी, जबरदस्ती लाश जलाने की रात में 2:30 बजे क्या जरूरत थी, और उसके बाद डीएम को बेच करके धमकी दिला रहे हैं। इनका एसएसपी धमकी दे रहा है, तो पुलिस की बदतमीजी, उसके बाद ये कह रहे हैं कार्रवाई हुई है। तो अगर यही कार्रवाई इनके हिसाब से है तो भाई फिर इनकी आज सरकार है, सत्ता है, सत्ता बिल्कुल ये वो सवाल है अभिषेक जी जो हर कोई पूछ रहा है और